आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे समकालीन भारत और शिक्षा। ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का है, यूनिट नंबर 3 है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 आयोग हैं जो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं, तीनों चारों एग्जामों में से आ रहे थे। ठीक है, तो ऐसा भी इस टाइम क्या हो रहा है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा रेस्ट करते करते तो पढ़ाई तो हो नहीं रही है, बहुत कम हो रही है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको आज पढ़ करके देखते हैं कि क्या है। तो ध्यान से सुना, देख लो, यूनिट नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन ऐसे आता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्या है, या इसे राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है, या इसे राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है। राधा कृष्णन आयोग क्या कहा जाता है? राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आज हम समझते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें कुछ मैंने ऐसे फैक्ट्स लिखे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जिसके अंतर्गत हम इसको समझेंगे कि ठीक है कि आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य क्या थे, आयोग की जांच के विषय के क्या थे, आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें क्या थी, विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षक वर्ग की क्या कंडीशन थी, शिक्षण के स्तर में क्या सुधार हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना, मस्ती में सुनना, ठीक है। देखो क्या हुआ, पहली बात सुनना, हम पढ़ने अब जा रहे हैं आयोग की नियुक्तियों के उद्देश्य क्या थे। ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। पहली बात ये आती है कि जब हमारा देखो देश जब आजाद हो गया, क्या हुआ, जब अपना देश आजाद हुआ तो जानते हो उनका हुआ, जब देश आजाद हो गया तो उस टाइम पढ़ाई लिखाई की तो ऐसी तैसी हुई पड़ी थी, सारे शिक्षा का स्तर गिरा हुआ पड़ा था। तो भारत सरकार ने सोचा कि भाई कुछ शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा का अपने यहाँ शिक्षाएं तो थी लेकिन उसमें कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, उनका कोई अपना लेवल नहीं था, बस पढ़ाई जा रही है जैसे मन करे, जैसे हम लोग लॉकडाउन में सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे कोई स्तर नहीं था। तो अब क्या हुआ कि भारत सरकार ने सोचा कि अब क्या करे, कुछ इसकी बढ़िया ढंग से करके कुछ अपने जो शिक्षा स्तर है इसके लेवल को थोड़ा सुधारा जाए, इसके स्तर में कुछ सुधार किया जाए, तो इसके लिए भी काम करना शुरू किया जाए। लेकिन बात तो आ गई कि भैया काम करना शुरू तो किया जाए अपने शिक्षा के स्तर में और इसके अनुशासन में कुछ काम किया जाए, लेकिन शुरुआत कहाँ से किया जाए, ये बहुत बड़ी बात फंस गई। जब ये बात फंस गई कि कहाँ से शुरुआत किया जाए, तो ये हुआ कि इसको पहले विश्वविद्यालय स्तर से शुरू किया जाए। इसके बहुत सारे कारण थे, विश्वविद्यालय से शुरू करने के जो कारण थे। क्यों कि देखो, पहला कारण ये था, क्या हुआ कि जब उस टाइम तो पहली बात ये था कि विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा एडमिशन लोग ले रहे थे, उस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे एडमिशन ले रहे थे। लेकिन अब क्या था, एक तो नवयुवक थे और दूसरी बात एडमिशन भी ले रहे थे, खूब ज़्यादा ले रहे थे। तो जब बहुत सारे एडमिशन ले रहे थे तो उनकी भीड़ बढ़ती तो जा रही थी, लेकिन जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी वर्ग था, वो शिक्षा के स्तर से खुश नहीं था। कैसे खुश नहीं था, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। मैं ये कहूँ कि तुम 8वीं क्लास में चले गए, और जब 8वीं क्लास में चले गए तुम लोग, भैया कहा जाए कि जब 8वीं क्लास में ABCD क ख ग सिखाया जाए, तो मान लो कि तुम क ख ग 8वीं क्लास में जाके सीख रहे हो, ABCD सीख रहे हो, और फिर जब जाकर के सीख करके किसी और दूसरे गांव में गए, और जब दूसरे गांव में गए तो वो सब कहे, पूछे भैया कितने तक पढ़े हो, तो कहो भैया कि मैंने तो 8 तक पढ़ा है। तो कहे भैया लो एक चिट्ठी तन बाँच दे, पढ़ दे। तो तुम कहा जब चिट्ठी पढ़े जेबा, कहा हमन के खाली क ख ग घ पढ़ावल रहा तो चिट्ठी पढ़े है, तो तुम उनका गलती ना है, नहीं कहे कि तुम उनका शिक्षा का स्तर वहाँ बहुत गलत रहा। दूसरे सोच ही रहा कि बाबू हमारा 8 ले पढ़ ले, हमें तो चिट्ठी उट्ठी पढ़ लिए, लेकिन तुमके का पता कि बाबू 8 ले खाली ABCD क ख ग सिखत रही। तो शिक्षा का स्तर उस टाइम बहुत बेकार था, शिक्षा का लेवल कोई नहीं था, बस खाली पढ़ाया जा रहा है, कब हम क्या सीख रहे हैं कोई मतलब नहीं था। तब क्या हुआ कि विश्वविद्यालय स्तर से इसको शुरू किया गया कि इसके शिक्षा का जो क्या है कि विश्वविद्यालय स्तर से शुरू किया जाए, ठीक है। क्योंकि शिक्षा का लेवल था, विद्यार्थी वर्ग बहुत सारे असंतोष थे, उसमें अंदर संतुष्ट नहीं थे। और जब ये सोचो कि अपने देश की जो डिमांड थी, जो विश्वविद्यालय से, कि विश्वविद्यालय से बच्चे निकलेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था में साथ देंगे, राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान देंगे, सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान थे, देश की तो यही थी ना कि इतना बड़े विश्वविद्यालय, इतने अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, और जब अच्छे बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो हमारे देश का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन वो तो लेवल के गलत होने के कारण इतना बढ़िया पढ़ाई नहीं हो सकी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, और दूसरी बात ये थी, पहली बात ये था कि शिक्षा का स्तर खराब था,
विश्वविद्यालय लेवल पे, और वहाँ पे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो रहे थे, तो इसीलिए विश्वविद्यालय स्तर से शुरू किया गया, क्योंकि वहाँ पे लोगों को उस टाइम एडमिशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा प्रवेश कर रहे थे विश्वविद्यालयों में। और दूसरा कारण ये था कि नवयुवक भी थे, नवयुवकों को पढ़ाना, जो थोड़ा पढ़े लिखे उनको समझाना थोड़ा आसान होता, बच्चों को समझाओगे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये ऐसे दो कारण थे, ऐसे कारण थे जिनको ये कहा गया कि भैया विश्वविद्यालय स्तर पे इनको शुरू किया जाए, ठीक है। जब विश्वविद्यालय स्तर पे शुरू किया जाए, अब क्या हुआ, अब इनको शुरू करने के लिए बहुत हुआ कि कहाँ से शुरू किया जाए, कुछ जांच उच किया जाए विश्वविद्यालयों के स्तर पे। तब उस टाइम क्या होता, विश्वविद्यालयों के कुछ ऐसे विश्वविद्यालय थे जिसमें से दो ऐसे बोर्ड थे, एक था अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। कौन सा? अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, शिक्षा परिषद, जिसे कहते हैं इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और दूसरा था केंद्रीय सलाहकार समिति, केंद्रीय सलाहकार समिति, ठीक है, जिसे कहते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये ऐसे दो परिषद थे, ऐसी दो समितियां थी जो उस टाइम जो विश्वविद्यालय की कंडीशन थी उनको कुछ जांच पड़ताल की। अब जांच पड़ताल की, जब देखो जब शिक्षा का स्तर खराब था अपने देश में और नवयुवक बहुत सारे असंतोष थे अपने देश में विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर के विषय में, तो भारत सरकार को भी ये अनुभव होने लगा कि अब शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार किया जाए, कुछ इसमें इनके लेवल को बढ़ाया जाए। तब क्या हुआ, अब जांच करने के लिए तब क्या हुआ कि जब इनके स्तर को सुधारने के लिए तो ऐसी दो यूनिवर्सिटियां थी, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, इन दोनों ने क्या की, भारत सरकार से सिफारिश की कि एक ऐसा आयोग का गठन किया जाए जो हमारे देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको देखे और उनके स्तर के सुधार के लिए कार्य करे। ठीक है, तो ये जब दो बोर्ड थे, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद और केंद्रीय सलाहकार समिति, ठीक है, तो इन दोनों देशों ने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद की खोज करने की एक अपना प्रस्ताव दिया भारत सरकार को। अब भारत सरकार ने क्या किया, इस प्रस्ताव को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और जब एक्सेप्ट कर लिया भारत सरकार ने कि इन दोनों विश्वविद्यालयों ने दिया कि दोनों समितियों ने कि भैया नए विश्वविद्यालय की स्थापना क्या किया जाए, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए जो पूरे देश में जो विश्वविद्यालय की कंडीशन है उसको समझाए, उसको अपना लेवल सुधारे और उनकी देख रेख करे। तब हुआ क्या, भारत सरकार को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, भारत सरकार से प्रस्तुति की, भारत सरकार ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। और जो एक्सेप्ट किया और एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक है, एक देखो यही है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। किसका विश्वविद्यालय, कितना, 4 नवंबर 1948 ईस्वी को क्या हुआ, जब इन दोनों समितियों ने, इन दोनों शिक्षा परिषदों ने जब भारत सरकार को अपनी क्या किया, ये डिमांड की कि अपने देश में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय या अखिल भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाए, तब इन भारत सरकार ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और 4 नवंबर 1948 ईस्वी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष को बनाया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अब देखा लोगों, अब क्या हुआ कि जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आयोग का क्या किया गया, इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इसीलिए इस आयोग का जो नाम पड़ा ना, इस आयोग का जो नाम पड़ा
राधा कृष्णन आयोग पड़ गया, या इसे राधा कृष्णन आयोग भी कहे जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। तो हमारा पहला था आयोग की नियुक्ति के क्या उद्देश्य था कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा था उनके स्तर को सुधार करना था और जो उनके लेवल को थोड़ा बढ़ाना था। इसलिए भारत में ठीक है किसका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अब देखो आयोग के जांच के क्या विषय थे, आयोग के जो जांच हुआ। अब देखो आयोग का गठन हो गया, कौन सा आयोग? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हो गया। जब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हो गया तो इसका कुछ जांच के विषय भी होने चाहिए कि भाई अब क्या हुआ। जब जांच हो गया तो इस विश्वविद्यालय को क्या कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को कहा गया कि अब तुम अपने देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अपने देश में जितनी भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी जांच करो। क्या हुआ? उनकी जांच करके अपनी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करो भारत सरकार को। तब मुझे और रिपोर्ट प्रस्तुत करो और हमें सुझाव दो, और हमें सुझाव दो कि उसमें क्या सुधार करना है। ये चीजें मांगी गई, रिपोर्ट भारत सरकार ने मांगी किससे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से। किसके? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से क्या कहा गया कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करो, ठीक है, और हमें और सुझाव दो कि हमें इसमें क्या क्या सुधार करना है। ठीक है, तो अब क्या किया, इसको 1 साल का समय दिया गया शिक्षा आयोग को और इसके 20 ऐसे पॉइंट दे दिए गए। अब देखो हमें जांच करने के लिए कहा जाए कि इस चीज की जांच करके आओ, तो हमें क्या जांच करनी है भी तो पता होना चाहिए ना कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है। अगर मैं ये कह दूं कि जाओ तुम किसी चीज को देख करके आओ, तो तुम्हें तो ये पूछा जाएगा ना कि क्या क्या चीज देख के आओगे। तो उसमें कहा है जैसे मान लो कि कोई सामान है उसको देख के आओगे, उसका वजन कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर कैसा है। ऐसे विश्वविद्यालयों को भी कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए, 20 ऐसे पॉइंट दिए गए, 20 ऐसे पॉइंट दिए गए जिसको जांच करना था। ठीक है, यानी 20 ऐसे पॉइंट्स दिए गए, 20 ऐसे पॉइंट्स दिए गए विश्वविद्यालय शिक्षा को, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था कि 20 ऐसे पॉइंट दिया गया कि इस 20 पॉइंटों की आप जाकर के जांच करो, इस पॉइंट को लेकर के कि जो हमारे विश्वविद्यालय देश में है उनकी क्या स्थिति है। तो जिनमें से 20 में नहीं लिखना रहता, कुछ लिखना रहता है। पहला पॉइंट हमारा ये था, ये कहा गया कि जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें जांच करके एक चीज जांच करो कि उनका पाठ्यक्रम क्या है, उनके पाठ्यक्रम की अवधि क्या है और उनका पाठ्यक्रम की अवधि कितने साल की है। यानी पहली चीज क्या कहा गया कि उनका पाठ्यक्रम चेक करो, तो उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है और उसकी कितनी अवधि है, पाठ्यक्रम की अवधि। पाठ्यक्रम की अवधि। और तीसरी चीज ये कहा गया कि इसकी किस भाषा में दिया गया है, माध्यम, पाठ्यक्रम का माध्यम क्या है, हिंदी है कि इंग्लिश है कि मराठी है, गुजराती है, किस भाषा में है, यानी पाठ्यक्रम का माध्यम क्या है। पाठ्यक्रम का माध्यम। ठीक है, यानी 20 पॉइंटों में पहला पॉइंट ऐसा था, कहा गया कि जितने भी हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनका पहले जाकर के देखो कि उनका पाठ्यक्रम क्या। ऐसा नहीं है ना कि हमारी तो नाम है यूनिवर्सिटी का लेकिन पाठ्यक्रम 10वीं क्लास का पढ़ाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो साल भर का समय है, साल भर का हमारा सिलेबस है, लेकिन उसको 4 साल में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। उनका माध्यम क्या है, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है कि हिंदी में। जैसा कि मान लो कि किसी एरिया में एक बात बताऊं, उसमें मान लो कि सारे स्टूडेंट हिंदी के हैं, जहाँ लोगों ने समझा कि मान लो हिंदी विद्यार्थी हैं और उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ावा जा, समझ में आई नहीं समझ में। तो ये चीज कहा गया कि वहां पे माध्यम जाकर के चेक करो, पाठ्यक्रम जाकर के चेक करो। अब पाठ्यक्रम चेक करने के बाद देखो कि उनको कितने वर्ष की वो शिक्षाएं दी जा रही है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये चेक करो विद्यार्थियों के विषय में कि उनके जो हॉस्टल्स थे, जो उनके हॉस्टल थे, छात्रावास, यानी छात्रावास की क्या कंडीशन है, क्या बच्चों को सही भोजन और पुस्तकालय जो थे वहां की, क्या पुस्तकालय में क्या पुस्तकालयों में हमारी पुस्तकें उपलब्ध हैं कि नहीं है, जो विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। राजनैतिक विषय की पुस्तकें हुआ,
अर्थशास्त्र के विषय में, यानी जितने भी हमारे देश में हमारे जिस विषय की वो पढ़ रहे हैं, क्या वो पुस्तकें अवेलेबल हैं कि नहीं, या मास्टर साहब जो बोल के चले गए वही पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यानी छात्रावास के विषय में पता करो, पुस्तकालय के विषय में पता करो, उनके ट्यूटोरियल वर्क के बारे में पता करो, ट्यूटोरियल वर्क उनको क्या काम दिया जा रहा है, उनका क्या सिलेबस है, उनको क्या काम दिया जा रहा है, उस चीज को जांच करके पता करो। नंबर तीसरा पॉइंट ये जांच करने के लिए दिया गया कि जितने भी हमारा शिक्षक वर्ग है, ठीक है, जितना भी हमारा शिक्षक वर्ग है, तीसरा पॉइंट ये दिया गया उनको कि जितना भी हमारा शिक्षक वर्ग है, शिक्षक वर्ग की योग्यता चेक करो। क्या चीज? शिक्षक वर्ग की योग्यता चेक करो कि हमारे जो शिक्षक हैं क्या वो उतने पढ़े हैं, कैपेबल हैं कि नहीं है। जैसे मान लो कि 10वीं क्लास का पता चला कि 10वीं स्तर का शिक्षक है, अब 12वीं स्तर के लोगों को पढ़ा रहा है। जैसे ना बोर्ड एग्जाम कब देखा ना लोगों वाला कंप्यूटर चेक कर रहे हैं, कुछ 10 कर रहे हैं, हम पढ़ा ले रहे हैं, बारह कंप्यूटर चेक कर रहे हैं, उत्तर देते ऐसा तो नहीं है ना। जाके देखा कि टीचर वो लायक हम कि नहीं हमें, उनाइत वह हो या अनर गुरु बहिर चेला होला नरकम ठेली ठेला, वह वही अंधे गुरु मिल गए बहरे चेले, ऐसा देखा ना होगा। तो ये कहल गई कि भैया जाके चेक करो लोगन कि शिक्षक वर्ग का योग्यता का है, उनका तनख्वाह ही का है, उनका वेतन क्या दिया जा रहा है, उनका वेतन क्या दिया जा रहा है, ये चीज जाकर के पता करो। क्या किया देखो। और तीसरी चीज एक कहा गया भैया, चौथा चीज देखो, पहले जान तो लोन का होता है कि स्कूल रहा 10 किलोमीटर दूर, जो पंडित जी के रहने का व्यवस्था कल गई 10 किलोमीटर दूर कल बेचारे साइकिल जात में चलावत ऐसा कोनो बात नहीं बा। यानी जो शिक्षकों थे, जो हमारा शिक्षक वर्ग था, उनके रहन सहन की जो व्यवस्था थी, तो ऐसा नहीं है ना कि जो हमारे विश्वविद्यालय से कई किलोमीटर दूर कही जाते तो गुरुजी 2 दिन महीना में आवत हम 4 दिन होते हैं, ऐसा नहीं बा। तो यानी क्या हुआ देखो कि जो टीचरों के थे, जो उनके रहन सहन का था, जो उनके रहने का निवास स्थान था, जो उनको रेंटल दिया जाता था, उनके रहने का स्थान था, वो विश्वविद्यालय से बहुत दूर तो नहीं है, इस विषय में चेक किया जाए। ठीक है, यानी टीचर जो थे, शिक्षक, जो शिक्षक का आवास था, यानी आवास का मतलब उनका घर नहीं, ये मत समझिए कि जौन देखा जान तो क्या होता है लोगन कि जो मास्टर लोग रहे, मास्टर लोग रहे ना, उनके रहने खातिर सरकार की तरफ से दिया जा कमरा किराया और दिया जा, तो ऐसा नहीं ना गुरु जी रात हम 15-20 किलोमीटर दूर है पैसों लेते हैं, ऐसा नहीं। ये सारे ऐसे पॉइंट थे, ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट थे जो चेक करने के लिए यूनिवर्सिटियों को दिया गया भैया, शिक्षा आयोग को, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को, कि जाओ और ये पॉइंट चेक करो। और चेक करके लोगों ने बतावा कि क्या ये चीजें की क्या स्थिति है। अब हुआ क्या, अब ये चीजें क्या हुआ, जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को चेक करने के लिए 1 साल का वर्ष समय दिया गया। कितने वर्ष का बच्चा? 1 वर्ष का समय दिया गया। कहा गया 1 वर्ष में ये सारा का सारा जांच करके अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करो। लेकिन ये टाइम में कुछ बहुत तेज रहे, 1 साल से कम में देखा 4 नवंबर के तक गठन भइल, 4 नवंबर 1948 के आईना लोन की 1 साल का दिहल गल समय अगर यही तारीख से जोड़ा तो 4 नवंबर का जगह 4 नवंबर 1949 के देवे चाहत रहा, लेकिन कुल सगरी अपनी रिपोर्टवा जानते हो कब दे दिए? 25 अगस्त को दे दिए। कितना? 25 अगस्त को, 25 अगस्त 1949 ईस्वी को क्या किया? भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। कहा भैया लो हमारी रिपोर्ट तैयार है, सारी चीजें हमने जांच पड़ताल कर ली। ठीक है, तो अब देखो जांच करने के लिए इनको 2 बातें कही गई थी। पहली बात क्या कि भैया जब पहले जांच करो कि क्या क्या कंडीशन है, उसकी रिपोर्ट दो, और दूसरी चीज हमें सुझाव भी दो कि हमें उनको कैसे सुधारना है। तो वही हम पढ़ेंगे आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें। अभी देखो जांच के विषय पढ़े, ठीक, आयोग के जांच में क्या क्या विषय थे, सारे हमारे आयोग के जांच के विषय थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? आयोग के सुझाव तथा सिफारिशें, ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चीज पढ़ के देखते हैं। देखो 20 पॉइंट्स थे ऐसे, अब हम पढ़ेंगे इधर। देखो अब देखो इसमें से हमने 3 पॉइंट ऐसे लिखा। देखो सुझाव एवं सिफारिशें, विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्योग
शिक्षक वर्ग और शिक्षण के स्तर। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं, इस पॉइंट को पढ़ते हैं। अब विश्वविद्यालय शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, यानी उसने जो हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसने बताया गवर्नमेंट को, क्या सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय का क्या उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारे विश्वविद्यालय बने उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य वो देखो जब क्या हुआ, जब अपन आजाद देश हुआ ना, तो बहुत सारा ऐसा परिवर्तन है। पहले हम जानते हो क्या करते हैं, गीत यह कुल पढ़े, रामायण गीता उता पढ़ करके पंडित जी जो कई कुल पंडित मन करत रहे कुल अपने। लेकिन जब अंग्रेज आए ना तो कुल बहुत सारा पहले देखो बहुत चीज हुआ। अंग्रेजों के आने से ऐसा नहीं है कि हमारे देश का नुकसान तो हुआ, बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन हमारा कुछ सामाजिक सुधार भी हुआ। जो हमारे समाज में भेदभाव बहुत ज्यादा थे, इन चीजों में कुछ सुधार हुआ, शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार हुआ, ये कुछ सुधार भी हुए। लेकिन अपने देश में सुधार तो हुए, लेकिन अब अंग्रेज पहले सारी चीजें देखते थे। मान लो शिक्षा पहले कुल देखत रहा अंग्रेज, वह कुल सिलेबस तय कर सब कुछ, लेकिन अब अंग्रेज चले गए तो अब उन चीजों को देखने के लिए कुछ ऐसे इंसान चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे मान लो तो उनके गाँव में अगर अंग्रेज प्रधान रहे, वो कुछ जानत रहे, अगर अंग्रेज चल गए का तो उनके गाँव के प्रधान है नहीं हो। लेकिन कैसे, लेकिन हमें ऐसा आदमी के चुने पड़ी, ऐसा आदमी के बनावे पड़ी ना, इतना शिक्षा देके जब वो पोस्ट संभाल सके। तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहला कि हमें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो हमारी राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में उसको कार्यभार संभाल सके। हमें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी पहला पॉइंट विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य के बारे में बताया कि हमें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए जो हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्यभार को संभाल सके। ये चीज का पहला पॉइंट क्या, कि ऐसे व्यक्तियों का हमें ऐसे, यही चीजें है, ध्यान से देखना। देखो मैं थोड़ा एडवर्टाइज भी कर दे रहा हूं, आप लोग सभी लोग, मुझे जहां तक उम्मीद है कि 99% लोग या 90% लोग जो सूर्या प्रकाशन की है, जो गाइड बुक्स है उससे पढ़ रहे होंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन यही दिया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उसमें पूरा विवरण दीजिए और उसकी सिफारिशों को बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले देखो वहीं से सारी चीजें, इसमें नोट्स की जरूरत नहीं, वहां से पढ़ना सफिशिएंट हो। तो ऐसे दिया कि हमें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए। यानी आयोग ने विश्वविद्यालयों के पक्ष में कहा कि जो इसका उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए जो आर्थिक, राजनैतिक, व्यावसायिक क्षेत्रों का संचालन कर सके, कहा कि हमें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो आर्थिक, राजनीतिक सारी चीजों में कि हमारा कार्यभार को संभाल सके, हमारा नेतृत्व कर सके, हमारा संचालन कर सके। पहली बात जो आयोग ने ये सिफारिश किया कि विश्वविद्यालयों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाए। दूसरी बात उसने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में भी, कहा कि सामाजिक क्षेत्र में ऐसे सामाजिक व्यक्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए, सामाजिक व्यक्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए जो हमारे क्या, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जो समाज को सारे लोग ऐसा नहीं है कि राजनीति में ही भाग गए, व्यवसाय में ही भाग गए, वाणिज्यिक क्षेत्र में भाग गए। ऐसे लोगों का भी निर्माण किया जाना चाहिए जो हमारे समाज को संभाल सके, हमारे समाज की देख रेख कर सके, जिनको समाज में जो थोड़ा सा मिलनसार हों, लोगों से आपस में मिलजुल करके रहने के लिए हमें सिखाएं, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट हमें क्या कहा, देखो सामाजिक क्षेत्र में हो गया, हमारे में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है। और तीसरी बात इसने कहा कि हमारे देश में देखो क्या था, पहले हम लोग अपनी सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा थी, जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, जो हमारी पुरानी कला संस्कृति थी, हम उसको भूल रहे थे। पहले देखो क्या होता था कि जब पुरानी संस्कृति थी, शादियां भी अलग तरह से होती थी, गुरुकुल में लोग पढ़ने जाते थे, और हमारे हर एक चीजें अलग थी अंग्रेजों से, नृत्य डांसों से सब चीज अलग थी। तो विश्वविद्यालय को ये भी सिफारिश की गई कि ये भी सुझाव दिया कि हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी निर्माण करना चाहिए जो हमारी पुरानी संस्कृति को भूलने मत दे,
ऐसा नहीं है कि देखो संस्कृत हमारी पहले क्या होती थी, सारा ज्ञान जो था संस्कृत में दिया जाता था। संस्कृत ऐसा नहीं है, वेदों पुराणों में बहुत सारे ऐसे ज्ञान थे जो दुर्लभ होते हैं, लेकिन अंग्रेजों के आने से हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे थे। सारा चीज़ हम इंग्लिश मीडियम मॉडर्न एज में करने लग चले जा रहे थे ना। सब कहना बहुत बढ़िया करे तो अंग्रेज का औलाद धमका। तो हमें विश्वविद्यालय से भी सिफारिश किया गया कि हमें ऐसे व्यक्तियों का भी निर्माण किया जाना चाहिए जो हमारी कलाकृतियां, जो हमारी संस्कृत को, परंपरा को बचाए रखें, उसको भूलने मत दें, क्योंकि उन चीज़ों में भी ऐसी बहुमूल्य चीज़ें छिपी हुई हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो यानी हमें क्या थी, जो हमें सांस्कृतिक व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तियों का भी निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये चीजें कहा गया किसके, विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य में कहा गया कि हमारे विश्वविद्यालय की ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर सके जो आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसायिक क्षेत्रों का संचालन कर सके, सामाजिक व्यक्तियों का निर्माण कर सके, और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर सके जो हमारी कला और संस्कृति को संभाल सके, उसको आगे बढ़ा सके। ऐसे व्यक्तियों का भी निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा वर्ग शिक्षक वर्ग के लिए कहा था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या, शिक्षक वर्ग के लिए क्या सुझाव दिया था। शिक्षक वर्ग के लिए देखो एक सुझाव दिया था, इसने कहा कि कोई भी शिक्षक है, ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं। इसने शिक्षक वर्ग के लिए क्या सुझाव दिया, शिक्षक वर्ग के लिए शिक्षक वर्ग के लिए इसने पहला सुझाव दिया कि देखो कोई भी शिक्षक है, ठीक है, उसका जो शिक्षण कार्य होना चाहिए एक हफ्ते में 18 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक सप्ताह में, ऐसा ना है कि गुरुजी लोग पढ़ावत मर जाते हैं। एक सप्ताह में ना तो लोगन, एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह में शिक्षण कार्य, यानी कोई भी मास्टर साहब हो, तो ध्यान से सुनिए, जान तो पहले मास्टर ने कुछ गुरुकुलों में दिनों आरतियां कुछ 4 बजे उठ के पढ़ावे, 5 बजे उठ के पढ़ावे। तो ऐसा कहते कि भैया ऐसा न रखा कि 1000 लेके रहे तो मास्टर साहब ने दिन भर रगड़त हम, ऐसा नहीं। कल गए कि कोई भी टीचर रहेगा, कोई भी अध्यापक रहेगा, उसका जो शिक्षण कार्य है 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना, एक दिन में नहीं, एक हफ्ता में अधिक से अधिक वो 18 घंटे पढ़ा सकता है। अब वो कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी भी ऐसे करके, लेकिन एक सप्ताह में उसे 18 घंटे से अधिक नहीं पढ़ाने देना चाहिए। दूसरी बात ये कहा गया शिक्षक वर्ग के लिए कि कोई भी मास्टर है, कोई भी शिक्षक है, गुरुजी हमें अगर वो पढ़ल चाहत हम तो उनके एक बार में 1 साल का छुट्टी दी जाए। जैसा मान लें कि कौन गुरुजी है, वो मान लें कि ग्रेजुएशन कर ली, पीएचडी कर चाहता हूँ, या पोस्ट ग्रेजुएट में पीएचडी कर चाहता हूँ, तो उनके 1 साल का समय दिया, एक बार में 1 साल का उनके छुट्टी दिया जा सकेगी एक बार में। अब पूरे कार्यकाल में 3 साल का उनके छुट्टी दिया जा सकेला, जेमें उन लोगन के वो टाइम पीरियड में आधा तनख्वाह ही मिली, जितना के ना, यानी लेकिन एक बार में एक साल का छुट्टी, ऐसा ना 3 साल का छुट्टी इकट्ठा गुरुजी ले लेना ना, ऐसा ना हुई। एक बार में कितना, 1 साल का छुट्टी। और कुल कितना बार खाली एक मतलब छुट्टी ले सकना, कई बार ले सकना, लेकिन अधिक से अधिक 3 वर्ष का समय तो उनकी छुट्टी अध्ययन करने के मिलना चाहिए। यानी यदि कोई भी टीचर अध्ययन करने के लिए, शिक्षकों के अध्ययन के लिए, देखो शिक्षकों के अध्ययन के लिए, शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष की तथा पूरे कार्यकाल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाएगा। इस अवकाश अवधि में या इस समय में अवकाश अवधि में, ठीक है, आधा वेतन दिया जाएगा, आधा वेतन भी दिया जाएगा। कहा गया कि भैया आधा वेतन भी दिया जाएगा,
इस कार्यकाल में। 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट ये हुआ कि देखो, तीसरा पॉइंट देखो, एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक शिक्षण कार्य नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये तो देखो, जानते हो पीएफ जाना ला प्रोविजनल फंड जो आजकल कंपनी में कटाला 12.5% कटाला, इसमें 12-12.5% के आसपास कटता है। तो उसमें क्या होता है, क्या ना कि जैसे मान लो कि जितनी आपकी तनख्वाही से सैलरी कटती है उतना गवर्नमेंट देती है, और वो दोनों पैसे ऐड होकर के आपके अकाउंट में, आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता रहता है। तो जब आप रिटायर होते हो या कंपनी छोड़ते हो तो उस पैसे को निकाल सकते हो, यानी जितना आप जमा करोगे उसका उतना ही आपकी कंपनी जमा करेगी, या जिसकी गवर्नमेंट नौकरी तो उतनी गवर्नमेंट जमा देती है, तो पैसे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यही हुआ। तो यहाँ पे टीचरों के लिए भी कहा गया कि टीचरों के लिए पीएफ की व्यवस्था की जाएगी। किसकी? प्रोविजनल फंड की पीएफ की व्यवस्था की जाएगी। पीएफ की व्यवस्था की जाएगी, पीएफ की व्यवस्था। ठीक है, लेकिन जानते हो क्या, पीएफ की व्यवस्था में 8% तो शिक्षक की सैलरी से, शिक्षक, तथा 8% विश्वविद्यालय देगा। 8% शिक्षक और 8% विश्वविद्यालय देगा। कहा गया कि भैया देखो 8% तो उनका पीएफ काटल जाए, जिसमें 8% तो उनके सैलरीज काटल जाए और 8% के दे विश्वविद्यालय दे शिक्षकों के लिए। ठीक है, ये चीज की व्यवस्था की गई। नंबर चौथा पॉइंट, एक और व्यवस्था की गई इनके लिए। कहा गया कि कोई भी टीचर है वो जब 60 साल का हो जाए तो रिटायर हो जाएंगे। 60 साल की अवस्था में उनके 60 वर्ष की अवस्था में, 60 वर्ष की अवस्था में रिटायरमेंट दिया जाएगा, रिटायर। लेकिन ऐसा पहले कि कुछ ऐसे प्रोफेसर थे जो फिजिकली सही होते थे, मान लो 60 साल की अवस्था में भी पढ़ा लहू लायक रहे, तो उनके 64 साल का समय दिया जाएगा। ये 64 वर्ष का मतलब ऐसा ना 64 साल पढ़ाते नहीं, 64 वर्ष की उम्र का। ऐसा ना है कि 64 साल आज उनका ज्वाइनिंग भाई 64 साल पढ़ाता हूँ, 60 नहीं रे, जीवन करिए पढ़ाइए का, यानी जब ले उनका समय 60 वर्ष की उम्र, ध्यान रखना। ठीक है, 60 वर्ष की अवस्था लिखने, ठीक है, 60 वर्ष की अवस्था में या अधिक से अधिक 64 वर्ष की उम्र में अगर उनका फिजिकल सही है तो उनके रिटायरमेंट दिया जाएगा। ये कहल गई शिक्षण वर्ग के लिए, शिक्षक वर्ग के लिए ये सुझाव दिया गए कि शिक्षक का एक हफ्ता में 18 घंटे से अधिक नहीं पढ़ावे देवे है। दूसर की बात, उनके पूरे कार्यकाल में उनके पढ़ाई खातिर 1 साल का एक बार में समय तथा पूरे कार्यकाल में 3 साल का समय दिया जाए उनके पढ़े खातिर, और वो टाइम उनकी आधी सैलरी दिया जाए। तीसरी बात, उनके पीएफ के व्यवस्था कर जाए, भैया 8% तोरे सैलरीज काटल जाए, नहीं तो भाई रिटायर भइले के बाद उनको कुछ बचल नहीं बा, खाई खातिर नहीं बा। ठीक है, और उसके बाद उनके काबल रिटायर भी बता दिया कि कितना वर्ष की उम्र में रिटायर होने तो रगड़ चल जाते हैं, रगड़ चल मरद घड़ी पढ़ावत जाते हैं। ये व्यवस्था कल गई शिक्षक वर्ग के लिए। अब उसके बाद देखो भैया, आप शिक्षण के स्तर के लिए क्या सुझाव किया गया। शिक्षण के स्तर के लिए जानते लोगों का कल गए, देखा शिक्षण के स्तर के सुधारे खातिर पहले वो समय रहे कि बहुत सारे लड़के क्या करते रहे, जानते लोगों का होता है, इतना ज्यादा एडमिशन लेवे लगत रहे, इतना ज्यादा एडमिशन लेके पूरे स्कूलों में भीड़ जमा हो जाओ लोग, तो ना तो बहुत भीड़ जमा हो जाए। और जब भीड़ जमा हो तो कुछ देखा ना कि भैया इतने स्कूल बा 4000 लड़कियों के बैठे खातिर 8000 कुछ लड़की आओ तो बैठाई कहाँ से। तो कहल गई कि एक विश्वविद्यालय में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं रही है। कितना? कि कोई भी विश्वविद्यालय है 3000 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, नहीं होंगे। 3000 से ज्यादा लड़कन के एडमिशन नहीं कल जाए विश्वविद्यालय में। और जहाँ तो लोगन विश्वविद्यालय तो नहीं देखा, विश्वविद्यालयों से कई सारे कॉलेज अटैच रहने, अफिलिएटेड रहने, नहीं कहना सब लिखावल जाला कि मान्यता प्राप्त है इस यूनिवर्सिटी से। स्कूल वाले देखा, कॉलेज वाले लिखावन है कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। तो ये कहल गया कि जो कॉलेज मान्यता प्राप्त कॉलेज है यूनिवर्सिटी में, उनमें 1500 से ज्यादा नहीं रही है, कितना 1500 से ज्यादा लड़की नहीं रही है। और विश्वविद्यालय में कितना देखा, 1500 से ज्यादा नहीं रही है के में जो कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज में 1500 से ज्यादा नहीं और विश्वविद्यालय में 3000 लड़कन से ज्यादा नहीं, ये कहल गई। ठीक है, दूसरी चीज ही कहल गई। अब देखा, पहली बात तो ही कहल गई शिक्षा के स्तर के सुधारे खातिर कि बहुत ज्यादा एडमिशन नहीं दिहल जाए। नंबर 3 दूसरी बात। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहा जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखो, ये कहा गया कि जितने भी
पहले जैसा हम लोगों का फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन होला तो उनका बस 60% पौनी फर्स्ट डिवीजन हो गई, उससे कम पौनी सेकंड डिवीजन गई। तो वो समय वहाँ की शिक्षा का क्या कल गया, स्तर बांट दिया गई कि अगर फर्स्ट डिवीजन रही है तो उनका 70% मार्क्स रही तब वो फर्स्ट डिवीजन में काउंट हुई है। 55% नंबर रही, कम से कम 55% नंबर, ऐसा नहीं रहेगी गुरु जी हम 70% पौने फर्स्ट डिवीजन में 75-70 से ज़्यादा चलिए कोनो डिवीजन में चल जाए, मास्टर ना ही बन जाए लोग जो बतो मास्टर ना ही, न्यूनतम मार्क रखल गया कि 70% कम से कम रही तब तो उनके फर्स्ट डिवीजन का बा, 55% रही तो सेकेंड डिवीजन का बा, 40% रही तो कौन थर्ड डिवीजन। यानी किसके लिए कहा गया कि 70% मार्क्स ये कहा गया फर्स्ट डिवीजन के लिए, 55% मार्क्स कहा गया द्वितीय श्रेणी के लिए और 40% मार्क्स कहा गया तृतीय श्रेणी के लिए। तो शिक्षण के स्तर के लिए कार्य की भैया ज्यादा से ज्यादा लड़कन के भीड़ न जमा करे कर 3 स्तर बांट दियल गई। और ई कहल गई तीसरा की बात कि हर एक जो कॉलेज में है, ठीक है, उसमें अनुसंधान कार्य भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारी किसके लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के लिए हमने पढ़ा। एक दिन और कानून के 5 मिनट में हम रिवीजन करा देते हैं। ध्यान से लोगों सुनिए का भाई कि जब अपन देश आजाद भाई, ध्यान से सुनिए, तो अपने देश में शिक्षा का स्तर बहुत खराब रहा। जब अपने देश में शिक्षा का स्तर खराब था तो हुआ भैया भारत सरकार ने सोचा कि अपने देश में कुछ बढ़िया से कुछ शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो विश्वविद्यालय में जो स्तर था बहुत ज़्यादा लो था, जो विद्यार्थी थे वो ज़्यादा मतलब असंतोष थे। तो जब विश्वविद्यालय में लोग असंतोष थे उनको सुधारने के लिए कहा गया कि अब इनके स्तर को बढ़ाया जाए। तो विश्वविद्यालय स्तर से शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? क्योंकि विश्वविद्यालय में उस टाइम लोग ज़्यादा एडमिशन भी ले रहे थे और नौ युवक भी थे, यही रीजन था। छोटकर लड़कन से शुरू कर दे, कुल खुद नहीं समझ पाए दूसरे का समझेंगे। तो ऐसे ही कर गए कि विश्वविद्यालय से सोचल गई जेके खातिर वो समय कल गए दूठ ऐसा यूनिवर्सिटी रहने अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और दूसरी तक केंद्रीय सलाहकार परिषद था। ये दो ऐसी केंद्रीय सलाहकार समिति थी, ये दो ऐसी यूनिवर्सिटियां थी, दो ऐसे थे तो जिन्होंने क्या किया, भारत सरकार से मांग की कि हमें अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया जाए, यानी पूरे भारत में जितना विश्वविद्यालय है उनका देख रेख करे खातिर आयोग का गठन किया। तब वह 4 नवंबर 1948 ईस्वी के ना 4 नवंबर 1948 ईस्वी के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 4 नवंबर 1948 ईस्वी के विश्वविद्यालय शिक्षा का आयोग का गठन कल गया, जेकर अध्यक्ष बनावल राधाकृष्णन के, से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। यही के नाते ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के राधाकृष्णन आयोग भी कहल गई। बात समझ में काहे कहल गई? काहे कि अगर पहला अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहा, ओकरे बाद देखा जब का भाई अब एक विश्वविद्यालय जब बना गए तिन्हन के जांच खातिर कहल गए कि भैया तुम का करा है काम करा। एक उद्देश्य का रहल कि जितना विश्वविद्यालय हमें उन्हन का कंडीशन जाके पता करे और अपन रिपोर्ट भारत सरकार के दा उन्हन का कंडीशन है। ये विश्वविद्यालय के नियुक्ति का उद्देश्य रहल। जांच का विषय हम बतौले रहनी तो उन्होंने 20 ऐसे पॉइंट रहने, ठीक है, जेमें का कल गए 20 ऐसे पॉइंट थे जिनको दिया गया था कि इस चीज को चेक करना कि हमारा पाठ्यक्रम क्या था और उसकी अवधि क्या थी और शिक्षकों का वेतन क्या था, शिक्षकों का स्तर क्या था, यानी उनकी योग्यता क्या थी। ये सारी चीजें ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिनको चेक करने के लिए कहा गया है और उनको 1 वर्ष का समय दिया गया। तो लेकिन हमारी जो अखिल भारतीय जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, इसने अपना जो रिपोर्ट था 1 साल से कम में ही, यानी 25 अगस्त 1949 ईस्वी को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया। भारत सरकार जो सबमिट कर दिया तो इसमें कुछ सिफारिशें भी की थी कि ये सुधार करना चाहिए। तो सिफारिशें क्या थी? विश्वविद्यालय शिक्षा का कहा क्या उद्देश्य होना चाहिए। कहा गया कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें जो राजनैतिक, आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्र में संचालन कर सकें। दूसरी बात कल गई कुछ सामाजिक व्यक्तियों का भी निर्माण किया जाए। तीसरी बात ये कल गई कि जो हमारे देश में जो हमारी पुरानी संस्कृतियां हैं, जो हमारे कलाकृतियां हैं, जो हमारी संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जा सके जो इन संस्कृतियों को संभाल के रह सके, हमारे देश में फैलाएं, इन संस्कृतियों को विलुप्त मत होने दे। ये इनका क्या गया विश्वविद्यालय का उद्देश्य कल गया कि ये उद्देश्य होने चाहिए। कुछ शिक्षक वर्ग के खातिर भी सुझाव दिया गया कि शिक्षक वर्ग का सुझाव दिया गया कि कोनो भी मास्टर साहब रहेंगे 1 हफ्ता में 18 घंटा से अधिक काम उनके नहीं दिए जाए पढ़ो लेकर। 1 हफ्ता में, नहीं कि 1 दिन का नहीं, 18 घंटा। यही कहल गया कि अगर कोनो मास्टर साहब पढ़ल चाहत हमें
तो उनके एक बार में 1 साल का छुट्टी दिया जाए और पूरे कार्यकाल में 3 साल का उनके छुट्टी दिहल जा सके पढ़ले खातिर। गुरुजी अगर खुद पढ़त मत तब, ठीक है, और उनके आधा वेतन भी दिहल जाए। दूसर का तीसर की बात ये कल कि उनका PF काटल जाए 8% जिसमें विश्वविद्यालय दे और 8% मास्टर साहब के तनख्वाही काट के जमा कल जाए। जब उनका रिटायर हुई तो वह पैसा को जोड़ के उनके मिली। जब जोड़ के देखा तो लोग रिटायर होते पहले मिलत है पैसा, ठीक है। और उसके बाद कहा गया कि जो 60 साल में रिटायरमेंट हुई, अगर के बढ़िया तन स्वस्थ प्रोफेसर है तो उसका 64 साल में रिटायरमेंट हुई। ये कहल गए शिक्षक वर्ग के लिए शिक्षण के स्तर के सुधार करे खातिर ही कहल गए, ठीक है, कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें 3000 से अधिक स्टूडेंटों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, शिक्षण कार्य इससे ज़्यादा नहीं कराया जाएगा। और जो उनसे एफिलिएटेड कॉलेज रहेंगे जो उनसे, ठीक है, उनमें 1500 से ज़्यादा स्टूडेंटों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये कहा गया। दूसरी बात एक है कि उनके 3 स्तर बना दिए गए कि अगर फर्स्ट डिवीजन के लिए कम से कम 70% मार्क्स, द्वितीय डिवीजन के लिए 55% मार्क्स और तृतीय डिवीजन के लिए 40% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है भैया। ये था हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, ये चीज़ें समझ में आई होगी, तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। सभी लोग बोलते हैं लास्ट में, मैं भी बोल दिया, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले टॉपिक में। हम अगली वीडियोज लेकर के आएंगे 3rd यूनिट का जो दूसरा क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।